अध्याय 2341 सभी गुटों की प्रतिक्रिया। अवशोषित और परिष्कृत करें। 2। बेशक ये केवल बातचीत थी, कोई वास्तविक टकराव नहीं। जब तक कोई परिपक्व होने तक इंतजार नहीं करता। फिर भी संवाद में भी यह उल्लेखनीय था, क्योंकि उन्हें सम्मान दिखाना था, नहीं तो वे आसानी से एक दूसरे को अपमानित कर देंगे। यह अकादमी मध्यस्थता एसोसिएशन के एक सदस्य का वजन था जिसके पास सच्ची शक्ति थी। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन सभी को इसमें संभावना नजर आ रही है। पार्षद वान टेंग सचमुच असाधारण हैं, किसी ने कहा। विभिन्न गुट वहां रुके रहे तथा वान टेंग के आने की आशंका से वहां से जाने को अनिच्छुक थे। जब लगभग सभी योद्धा अपने पैतृक स्थानों से चले गए तो हीशान शाही कबीले का युवक सामने आया। वह आयामी दरार से बाहर निकला, उसका चेहरा पीला और चिंतित था। सतही तौर पर ऐसा लग रहा था कि उसके घाव ठीक हो गए हैं, लेकिन उसके चारों ओर फैली अलौकिक आभा से ऐसा लग रहा था कि चोटें अभी भी बाकी हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कई आंखें उसकी ओर घूम गईं और हेशान शाही वंश के युवक पर टिक गईं। विभिन्न गुटों के शक्तिशाली लोगों की निगाहें उस पर कड़ी नजर रख रही थीं। वे ये जानना चाहते थे कि क्या वह उतना ही दुर्जय है जितना चीही और अन्य लोग दावा कर रहे थे। दुर्भाग्यवश उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उस युवक के पास अपनी आभा और प्रतिभा को छिपाने का एक तरीका था। एकमात्र निश्चितता ये थी कि वह सिद्धलोक में एक ब्रह्मांड स्तर का मार्शल योद्धा था और निश्चित रूप से स्वर्ग स्तर का मार्शल योद्धा नहीं था। पूर्वजों की भूमि एक शाश्वत अवस्था इकाई की विरासत से भरी हुई थी, जो ब्रह्मांडीय अवस्था से ऊपर के लोगों के लिए प्रवेश प्रतिबंधित करती थी। यह एक अपरिवर्तनीय सत्य था। यदि ब्रह्मांड मंच से ऊपर कोई मार्शल कलाकार बलपूर्वक हस्तक्षेप करे तो पैतृक भूमि अनिवार्य रूप से ढह जाएगी। जहां तक 5 प्रमुख परिवारों के योद्धाओं द्वारा एक शाश्वत स्तर के अंतरिक्ष यान को मैदान में लाने की बात है, तो यह उनके पूर्वजों की भूमि के बारे में गहन समझ के कारण था। साथ ही शाश्वत स्तर का अंतरिक्ष यान 5 प्रमुख परिवारों के पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया एक अवशेष था, जिस पर पूर्वजों का विशेष चिन्ह था। इस प्रकार पैतृक भूमि में इसका प्रवेश उचित था। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट से अग्नितत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा हेईशान रॉयल कबीले के युवाओं के बगल में दिखाई दिया। हालांकि युवक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, उसका चेहरा बहुत ही उदास और चिंताग्रस्त था। बिना एक पल भी रुके लोगों की भीड़ के बीच वह ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के अंतरिक्ष यान में प्रवेश कर गया। इस दृश्य ने दर्शकों में हलचल मचा दी। युवा व्यक्ति ने ब्रह्मांड मंच के महारथी के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया और ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा का रवैया अजीब था, जिसमें एक युवा मार्शल योद्धा के प्रति वरिष्ठ व्यक्ति के सामान्य व्यवहार की कमी थी, बल्कि आशंका के भाव से भरा हुआ था। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के अंतरिक्ष यान के अंदर युवक नियंत्रण कक्ष में प्रवेश कर गया और बाकी सभी लोग बाहर चले गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अग्नितत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा सम्मानपूर्वक चले गए, एक शब्द भी बोलने का साहस नहीं कर पाए। माहौल बहुत अजीब था। उसे कुछ गड़बड़ का आभास हुआ और उसने दूरी बनाए रखने में ही समझदारी समझी, नहीं तो वह स्वयं मुसीबत में पड़ जाएगा। आप सफल नहीं हुए। नियंत्रण कक्ष के भीतर से एक आदरणीय व्यक्ति धीरे धीरे उभरा। आपकी ताकत के साथ विफलता कोई विकल्प नहीं होनी चाहिए। वह कमीना हेईशान शाही कबीले के युवक ने अपने दांत पीस लिए, उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। कौन? अंधेरे में लिपटे हुए आदरणीय व्यक्ति ने धीरे से पूछा, उसके चेहरे का भाव समझ में नहीं आ रहा था। वान टेंग। हांजू। युवक की आवाज में आक्रोश झलक रहा था। आप उन दोनों से हार गए। उन्होंने मिलकर सेना बना ली। आदरणीय व्यक्ति ने आश्चर्य व्यक्त किया। युवक के चेहरे की मांसपेशियां अनायास ही फड़कने लगीं। अंत में वह बोला, उन्होंने सेनाएं नहीं जोड़ी। हम। आदरणीय व्यक्ति और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया। क्या वे दोनों तुमसे आगे निकल गए? हाँ, अनिच्छा से, युवक ने स्वीकार किया। इस बुजुर्ग की उपस्थिति में उसे सम्मान बनाए रखना था और किसी भी तरह की लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं करनी थी। वह केवल इतना ही कह सका, उन 2 व्यक्तियों की ताकत कुछ हद तक असामान्य है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे विस्तार से बताओ कि 5 कब्रिस्तान वाली पैतृक भूमि में क्या हुआ था। पूज्यनीय व्यक्ति ने कहा। हेईशान शाही कबीले के युवक ने भयावह दृश्यों को याद किया, उसका चेहरा बर्तन के तले की तरह काला पड़ गया। अंत में उसने एक गहरी सांस ली और 5 दफन पैतृक भूमि के भीतर घटित घटनाओं को याद किया। 5 शाश्वत चरणीय अंतड़ियों को खा लिया। निष्कर्ष सुनते ही आदरणीय व्यक्ति की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। कोई भी शाश्वत अवस्था वाला प्राणी अनगिनत युगों तक जीवित रहने के बाद असाधारण अंतर्दृष्टि रखता है। हेईशान शाही कबीले के युवक से यह बात सुनकर उसने स्थिति की गंभीरता को समझा। क्या आप निश्चित हैं कि यह भक्षण की शक्ति थी? आदरणीय व्यक्ति ने एक बार फिर पूछा। कई लोगों ने इसे देखा है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, युवक ने जवाब दिया। भक्षण की शक्ति? क्या ये हो सकता है कि वान टेंग उस जाति का विलक्षण व्यक्ति है? आदरणीय व्यक्ति ने अपने आप से कहा। बुजुर्ग हुई, आप किस जाति की बात कर रहे हैं?
बुजुर्ग के हाव भाव देखकर युवक और भी आश्चर्यचकित हो गया और खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। जुकुन कबीला, आदरणीय व्यक्ति बोला। जुकुन कबीला, युवक का पूरा शरीर कांप उठा। लेकिन ये तो जुकुन कबीला है जो ब्रह्मांड की शीर्ष 3 जातियों में से एक है। वास्तव में शीर्ष 3 में स्थान दिया गया है, यहाँ तक कि हमारे ईशान शाही कबीले की प्रसिद्धि को भी पीछे छोड़ दिया गया है। आदरणीय व्यक्ति ने ठंडे स्वर में उपहास किया। बड़े हुई, ऐसा लगता है कि आप। बड़े की असामान्य आवाज़ को भांपकर युवक झिझका। समय आने पर आप समझ जाएंगे। एल्डर हुई ने आगे की चर्चा से इनकार करते हुए अपना सिर हिलाया। इसके बजाय उन्होंने आगे कहा, अगर काउंसलर वांग टेंग के पास वास्तव में जुकुन कबीले की वंशावली है तो हमें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्या हमें उसे बिना किसी विरोध के लाभ उठाने देना चाहिए? हेईशान शाही कबीले के युवक ने विरोध के भाव के साथ कहा। बिल्कुल नहीं। हेईशान शाही वंश को कभी किसी से डर नहीं लगा, एल्डर हुई ने कहा और उनकी निगाहें तीखी हो गईं। उनके शब्द प्रचंड आत्मविश्वास से भरे थे, ऐसा आत्मविश्वास जो हेईशान शाही वंश में निहित है। सभी गुटों की प्रतिक्रिया अवशोषित और परिष्कृत करें। 3। इसके अलावा एक दुर्जय जाति होने के बावजूद जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, जुकुन कबीले को कुछ विशिष्ट कारणों से अत्यंत कम जनसंख्या का सामना करना पड़ा, जो कि हेईशान शाही कबीले की तुलना में एक नुकसान था। और हान झू, मैं उसे मरवाना चाहता हूँ। युवक ने अपनी आवाज़ में घृणा के साथ कहा। अगर वह न होता तो मैं उन 5 अनंत चरणीय आंतरिक अंगों को कभी नहीं खोता। गान, एल्डर हुई ने गहरी आवाज़ में कहा। युवक स्तब्ध रह गया। एल्डर हुई का उससे इतनी गंभीरता से बात करना दुर्लभ था। आप हमारे हेईशान शाही कबीले का गौरव हैं। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। एक भी हार का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप तत्काल विफलताओं से अंधे नहीं होंगे। आपकी दृष्टि व्यापक होनी चाहिए। इस ब्रह्मांड में कई प्रतिभाएं हैं। भले ही आप यह अवसर खो दें, लेकिन हमेशा एक और होगा, शायद उससे भी अधिक शक्तिशाली, एल्डर हुई ने धीरे से कहा। युवक के चेहरे पर लगातार भाव बदल रहे थे, जैसे रंगाई की दुकान में रंग घूम रहे हों। एक पल के बाद उसकी निगाहें सख्त हो गईं और उसने कहा, बड़े हुई, मैं समझ गया। यह अच्छा है कि आप ऐसा करते हैं। एल्डर हुई ने सिर हिलाया। उन्होंने आगे कहा, हालांकि चूंकि हान झू ने हमारे मामलों में दखल दिया है, इसलिए उसे सीधे खत्म करना स्वाभाविक है। जहां तक उस पार्षद वांग टेंग की बात है तो उसे आपके प्रतिद्वंद्वी के रूप में सेवा करने के लिए छोड़ा जा सकता है। हम उसे इस बार सबक सिखाएंगे। धन्यवाद, एल्डर हुई। युवक बहुत खुश हुआ। हालांकि उसने एल्डर हुई की बात मान ली थी, लेकिन वांग टेंग और हान झू के प्रति उसकी नफरत कम नहीं हुई। अब ये सुनकर कि एल्डर हुई ने उससे बदला लेने की योजना बनाई है, वह स्वाभाविक रूप से रोमांचित था। जल्दी मत करो, चलो इस वांग टेंग के बाहर आने तक प्रतीक्षा करते हैं, एल्डर हुई ने शांति से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अल्पविराम। पैतृक भूमि में सभी के चले जाने के बाद वांग टेंग पंचतत्व पर्वत की चोटी पर लौट आया। या यूं कहें कि वह वास्तव में कभी गया ही नहीं। 5 शाश्वत चरणीय विसरा को अवशोषित करने के बाद उसका शरीर उग्र ऊर्जा से स्पंदित हो गया, जिससे वह स्वतंत्र रूप से घूमने में असमर्थ हो गया। इस प्रकार वह तब तक छिपा रहा जब तक अन्य लोग चले नहीं गए, फिर वह पंचतत्व पर्वत के ऊपर पुनः प्रकट हुआ। इस समय वह एक शिखर पर पैर मोड़कर बैठा हुआ था। आसपास दरारें फैली हुई थीं, जो शाश्वत अवस्था मूल जानवरों की उपस्थिति के अवशेष थे। वांग टेंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी, उसकी आंखें कसकर बंद थीं। यह एक क्लोन था। उसका असली स्वरूप 5 प्रमुख परिवारों के मार्शल योद्धाओं के साथ चला गया था। अब उसका कार्य अपने वास्तविक स्वरूप और इस क्लोन के बीच स्विच करना था। आमतौर पर सामान्य क्लोनिंग तकनीकों के लिए ऐसा करतब असंभव होता। हालांकि वांग टेंग ने इस प्रक्षेपण के भीतर एक छोटा सा डेवोर स्पेस छोड़ दिया था। इस स्थान के माध्यम से वह अपने वास्तविक रूप और क्लोन के बीच स्थानांतरण को सुगम बना सकता था। इस लाभ की खोज के बाद से वांग टेंग इसके संभावित उपयोगों पर बारीकी से नज़र रख रहा था, और अब यह अमूल्य साबित हुआ। उसके मुख्य रूप ने पहले ही स्विच का इंतजार करने के लिए एक शांत कमरा ढूंढ लिया था। क्लोन को ट्रांसफर पूरा करने के लिए सिर्फ मुख्य रूप से संवाद करने की जरूरत थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्वूश। एक क्षण में ऐसा लगा जैसे पहाड़ के शीर्ष पर पैर फैलाए बैठा क्लोन क्षण एक विकृति से गुजरा, फिर अपनी शांत मुद्रा में आ गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। किसी भी दर्शक के लिए इस परिवर्तन को पहचान पाना लगभग असंभव होगा। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसके होठों पर एक मुस्कान खेल रही थी। इन 5 शाश्वत चरणीय विसरा के अवशोषण के लिए अभी भी मेरे मुख्य रूप की उपस्थिति की आवश्यकता है। क्लोन अकेले सब कुछ पूरा नहीं कर सकता। 5 प्रमुख परिवारों के साथ कोई बड़ी समस्या नहीं है। मुझे विश्वास है कि वे मेरे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएंगे। उनसे निपटने के लिए मेरा क्लोन ही काफ़ी है। वांग टेंग ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को भस्म अंतरिक्ष में डुबो लिया। प्रकाश के 5 घने गोले देवोर स्पेस के भीतर तैर रहे थे, जो भयावह और अशांत ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे, जो पूरे विस्तार में फैल गई।
क्या तुम चुप नहीं रहोगे? वान टेंग ने ठंडी सांस ली, फिर 5 तत्व दिव्य काया को सक्रिय किया। उसके भीतर से परिचित ऊर्जा की एक लहर निकली, जिसने पांचों गोले को आश्चर्यजनक रूप से शांत कर दिया। अवशोषित करना, वान टेंग ने सख्ती से आदेश दिया। पांचों गोले चमकते हुए दिव्य प्रकाश से फूट पड़े, जिससे बल के 5 भंवर बन गए, जिनसे शक्तिशाली चूषण निकल रहा था। गोले एक बार फिर से हिलने लगे, ऐसा प्रतीत हुआ कि वे अवशोषित होने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि वे वान टेंग के भक्षण स्थान के भीतर रहते थे। ऊर्जा की हर किरण अदम्य रूप से उसके अंदर खींची जा रही थी, उसके शरीर के साथ विलीन हो रही थी और उसके पांचों आंतरिक अंगों से होकर गुजर रही थी। एक क्षण में वान टेंग ने महसूस किया कि उसके पांचों अंगों में गहरा परिवर्तन हो रहा है, मानो उन्हें अवर्णनीय तरीकों से पोषित और शुद्ध किया जा रहा हो। शाश्वत चरण विसरा की विशेषताएं। अमानवीय काया। 1. 5 तत्व पर्वत। तीव्र गर्मी से प्रभावित एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बैठे वान टेंग पैर मोड़कर बैठे थे। उनका शरीर हवा में लहरा रहा था, जिससे उनके भीतर से सूक्ष्म तरंगें निकल रही थीं। यदि कोई इस समय ध्यान से देखे तो उसे अवश्य ही उसके 5 अंगों से दिव्य तेज निकलता हुआ दिखाई देगा। ये चमक उनके भौतिक रूप से परे फैल गई तथा 5 चमकीले तारों की तरह आसपास के वातावरण को प्रकाशित कर रही थी। फिर भी इन पांचों तारों का रंग अलग अलग था। एक तारे की चमक आग की तरह लाल थी, जो जलते हुए तारे की तरह गर्मी से धधक रहा था। दूसरा नीला रंग चमक रहा था, जो उथल पुथल भरी लहरों की प्रतिध्वनि कर रहा था तथा एक विशाल और असीम महासागर जैसा लग रहा था। दूसरा ग्रह हरे भरे वातावरण से चमक रहा था, जो जीवंत ऊर्जा से भरपूर था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ग्रह हरे भरे पेड़ पौधों से भरा हुआ हो। फिर वहाँ मिट्टी जैसा पीला रंग था, घना और भारी, इसकी उपस्थिति मात्र से दबाव का एहसास होता था। अंत में एक आंतरिक अंग से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली। आग की तरह जलने वाली गर्मी के विपरीत इस सुनहरे रंग में तीक्ष्णता और ठंडक थी, यहाँ तक कि निर्दयी इरादे का भी संकेत था, जो धातु जैसी बनावट को विकीर्ण कर रहा था। वान टेंग के पांचों अंगों में गहन परिवर्तन हुआ था, एक ऐसा उत्कृष्ट कायापलट जिसे शाश्वत अवस्था वाले प्राणी भी समझ नहीं पाएंगे। इसके साथ ही पांचों अंतड़ियों के बीच अजीबोगरीब धागे आपस में जुड़ते हुए प्रतीत हुए, जो उन्हें जोड़ते हुए एक आंतरिक चक्र का निर्माण कर रहे थे। ये चक्र पांचों अंतःकोशों को आपस में जोड़कर एक दूसरे का पूरक बन गया। वान टेंग के शरीर के भीतर 5 शाश्वत चरणीय अंतड़ियों से ऊर्जा की धारा बह निकली, जो उनकी अंतड़ियों में भर गई तथा लगातार रूपांतरण और उदात्तीकरण को प्रेरित करती रही। हालांकि एक निश्चित क्षण में वान टेंग अचानक कांप उठा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस ऊर्जा के बीच एक अद्भुत अनोखी शक्ति अचानक उभरी। शाश्वत पदार्थ। यह एक शाश्वत मामला था। वान टेंग चौंक गया, लेकिन उसे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। शाश्वत अवस्था के अंत में शाश्वत पदार्थ अवश्य होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं था। अन्यथा वे 5 शाश्वत अवस्था मूल जानवरों में विकसित नहीं होते। शाश्वत पदार्थ के बिना कोई शाश्वत अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। वान टेंग तनाव में आ गया। वह शाश्वत पदार्थ से अपरिचित नहीं था। वास्तव में ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धाओं में वह किसी और की तुलना में शाश्वत पदार्थ की कहीं अधिक गहरी समझ रखने का दावा आत्मविश्वास से कर सकता था। ठीक इसी समझ के कारण ही उन्हें ऐसी आशंका हुई। सिद्धांत रूप में ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा शाश्वत पदार्थ के संपर्क में नहीं आ सकते थे। न तो उनके शरीर और न ही उनकी आत्माएं पर्याप्त रूप से मजबूत थीं। शाश्वत पदार्थ को जबरन अवशोषित करने का प्रयास केवल उल्टा ही होगा, जो अंततः विनाश की ओर ले जाएगा। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में असाधारण विलक्षणताओं की अधिकता के बावजूद उनमें से एक भी ब्रह्मांड के मंच पर अनंत पदार्थ को छूने का साहस नहीं कर सका। हेईशान शाही कबीले ने 5 तत्व दिव्य काया प्राप्त करने के लिए 5 शाश्वत चरणीय आंतरिक अंगों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनसे शाश्वत विशेषताएं प्राप्त करने की संभावना पर कभी विचार नहीं किया। शाश्वत शक्ति ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं की सहनशक्ति से परे थी। समय से पहले संपर्क से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। हालांकि वान टेंग अलग था। उसने भाग्य के बल पर अनंत गुण प्राप्त किए थे और बिना किसी दुष्प्रभाव के सीधे अपनी आत्मा में समाहित कर लिए थे। इसीलिए उन्होंने 5 शाश्वत अवस्था वाले अंतःस्रावों को आत्मसात करने का साहस किया। उनमें पहले से ही शाश्वत अवस्था की विशेषता थी, इसलिए शाश्वत पदार्थ को शाश्वत अवस्था के अंतःकरण में समाहित करना अधिक कठिन नहीं होना चाहिए। जैसा कि उसने अपेक्षा की थी, शाश्वत अवस्था का अंतःकरण उसके अंतःकरण में सहज रूप से विलीन हो गया, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि चुपचाप उनका पोषण होता रहा, जैसे हल्की वर्षा धरती को नमी प्रदान करती है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वान टेंग की पंचतत्व दिव्य काया ने पूरी क्षमता से कार्य किया तथा शाश्वत अवस्था के आंतरिक अंगों को उनके आंतरिक अंगों में पुनर्तः एकीकृत कर दिया, जिससे रूपांतरण और उदात्तीकरण संभव हो सका। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक अनिश्चित अवधि के बाद वान टेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या ये संतृप्ति तक पहुंच रहा है? ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी अंतड़ियां एक सीमा तक पहुंच चुकी थीं,
तथा वे 5 शाश्वत चरण वाली अंतड़ियों से और अधिक ऊर्जा अवशोषित करने में असमर्थ थीं। इससे वान टेंग के सामने दुविधा उत्पन्न हो गई। 5 शाश्वत चरणीय अंतड़ियों से उसने कितनी ऊर्जा अवशोषित की थी? 10वां हिस्सा भी नहीं। क्या बाकी को बर्बाद किया जाना था? उसके मन में अनिच्छा की भावना घर कर गई। उसके मन में विचार उमड़ने लगे और वह अधिक ऊर्जा को अवशोषित करने के विभिन्न तरीकों पर विचार करने लगा। ऐसे अवसर बहुत कम थे। अब चूकने का मतलब है कि ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। हालांकि जब उन्होंने अपने गुणबोर्ड का सर्वेक्षण किया और अपने पास उपलब्ध हर विधि पर विचार किया तो उन्हें इस अवसर के लिए कोई भी उपयुक्त विधि नहीं मिली। उसके 5 मूल तत्व ब्रह्मांड के स्तर पर एकदम सही 9वें स्तर पर पहुंच चुके थे, जो आगे बढ़ने में असमर्थ थे। जबकि उसकी अन्य शक्तियां पूर्णता तक नहीं पहुंच पाई थीं, वे उसे स्वर्ग के स्तर पर ले जाने के लिए अपर्याप्त थीं, जहां वह शाश्वत चरण के विसरा से अधिक ऊर्जा अवशोषित कर सकता था। वान टेन को निराशा और निराशा का मिला जुला एहसास हुआ। किसने सोचा होगा कि एक दिन वह अपनी तेजी से तरक्की के कारण घाटे में चला जाएगा? क्या यह एक सुखद दुविधा का मामला था? अचानक उन्होंने देखा कि उनके अंतड़ियों में प्रवेश करने वाली ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही थी, बल्कि केंद्रीय भंवर के भीतर क्रिस्टलीय संरचनाओं में परिवर्तित हो रही थी। आप ऐसा कर सकते हैं, वान टेंग ने खुशी से कहा और अधिक ऊर्जा आकर्षित करने की कोशिश में समय बर्बाद नहीं किया। उसे राहत मिली, ऊर्जा लगातार क्रिस्टलीकृत होती रही। ये शानदार है। इसके साथ मैं इन ऊर्जाओं को संग्रहित कर सकता हूं और स्वर्ग स्तर पर आगे बढ़ने के बाद उन्हें अवशोषित कर सकता हूं। तब तक मेरे 5 तत्वों में कई स्तरों की तेजी से उन्नति होगी। वान टेंग ने थोड़ी सी भी हानि के डर से ऊर्जा को शीघ्रता से क्रिस्टलीय संरचनाओं में संघनित कर दिया। उनके लिए ये उनकी भावी साधना की नींव थी और उन्होंने इन्हें बर्बाद करने से इनकार कर दिया। शाश्वत चरण विसरा की विशेषताएं। अमानवीय काया 2। इस बार उसने ऊर्जा के 10वें हिस्से से भी कम को अवशोषित और परिष्कृत किया। भले ही शेष ऊर्जा उसे स्वर्ग के 9वें स्तर तक नहीं पहुंचा सकी, लेकिन यह निश्चित रूप से उसे 5वें स्तर तक ले जा सकती थी। एक बार जब वह स्वर्ग स्तर पर पहुंच गया तो वह तेजी से दूसरों को पीछे छोड़ सकता था। सच तो यह है कि वह पहले ही कई लोगों से आगे निकल चुका था। स्टेलर अकादमियों में प्रतिभाओं की तीव्र गति के बावजूद कोई भी उसकी गति से मेल नहीं खा सकता था। खास तौर पर 5 दफन पैतृक भूमि की इस यात्रा के बाद, जहां उनकी 5 शक्तियां ब्रह्मांड के स्तर पर एकदम सही 9वें स्तर पर पहुंच गई थीं। अन्य लोग ऐसी प्रगति की कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ देर बाद वान टेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी पुतलियों के भीतर हल्की सी भंवरें घूमती हुई दिख रही थीं, जो मनमोहक चमक बिखेर रही थीं। सांस। उसके होठों से राहत की सांस निकली और चेहरे पर मुस्कान आ गई। सफलता। मैंने वह सब कुछ आत्मसात कर लिया है जो मैं कर सकता था, और जो मैं आत्मसात नहीं कर सका उसे संग्रहित कर लिया है। वे व्यर्थ नहीं गए हैं। वान टेंग ने खुशी से भरकर खुद से कहा। शुरू में उन्होंने 5 शाश्वत चरणीय विसरा के महत्व को कम करके आंका था, ये सोचकर कि विशेषताओं के चयन पर निर्भर रहना पर्याप्त होगा। अब उन्हें अपनी नासमझी का एहसास हुआ। ये शाश्वत अवस्था के अंतःस्राव थे। वे साधारण से बहुत दूर थे। 5 शाश्वत चरण मूल जानवरों में से प्रत्येक एक भयानक शाश्वत चरण मूल जानवर में विकसित हो सकता है, जिसमें भयानक शक्ति हो। यदि 5 प्रमुख परिवारों के शाश्वत स्तर के अंतरिक्ष यान का हस्तक्षेप न होता तो मौजूद कोई भी विलक्षण प्राणी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। इस प्रकार 5 शाश्वत चरणीय विसरा को अवशोषित करने से वान टेंग को जो लाभ प्राप्त हुए वे कल्पना से परे थे। सौभाग्य से इस बार मुझे शाश्वत पदार्थ प्राप्त हुआ, जिससे मेरे आंतरिक अंगों में शाश्वत विशेषताओं का एक संकेत मिला। यह एक निश्चित स्तर का सुदृढ़ीकरण प्राप्त करने जैसा है, जिससे मैं इतनी विशाल ऊर्जा संग्रहित करने में सक्षम हो गया। वान टेंग की आंखें चमक उठीं। उसे समझ में आ गया कि शाश्वत विशेषता ही वह मुख्य कारण थी जिसके कारण वह अतिरिक्त ऊर्जा को बनाए रखने में सक्षम था। निस्संदेह अपने अंतःकरण में शाश्वत विशेषताओं का होना इस समय उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यद्यपि ये केवल 5 विसरा तक सीमित था, फिर भी यह सामान्य ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं की पहुंच से बहुत परे था। यहाँ तक कि एक शाश्वत मंचीय महाशक्ति भी इसे देखकर दंग रह जाएगी। एक ब्रह्मांडीय योद्धा के लिए अपने अंतःकरण को शाश्वत विशेषताओं से परिपूर्ण करना अभूतपूर्व था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यहाँ तक कि 5 दफन परिवारों के पूर्वज भी जब वे ब्रह्मांडीय स्तर पर थे तो कभी भी इस स्तर तक नहीं पहुंचे थे। वान टेंग ने फिर से अपने गुण बोर्ड पर नजर डाली। 5 तत्व दिव्य काया में बदलाव आया था। 5 तत्व दिव्य काया 1,50,000 बटा 6 लाख, छठी रैंक। छठी रैंक। वान टेंग की आंखों में चमक आ गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका पंचतत्व दिव्य शरीर 5वीं से छठी रैंक तक पहुंच जाएगा। यह एक जबरदस्त छलांग थी। वह 5वीं श्रेणी के 5 तत्व दिव्य शरीर के साथ छठी क्षेत्र शक्ति तक पहुंच सकता था। छठी श्रेणी में वह किन ऊंचाइयों तक पहुंच सकता था? 7वीं क्षेत्र शक्ति या 8वीं लोक शक्ति? वान टेंग बेहद उत्सुक था।
उसने गहरी सांस ली और तुरंत 5 तत्व दिव्य शरीर को सक्रिय कर दिया, जिससे उसके पांचों अंग पूरी क्षमता से काम करने लगे। धमाका! एक शक्तिशाली बल उसके पूरे शरीर में फैल गया, उसके अंगों और हड्डियों में से होकर गुजरा। यह अनुभूति, ये सचमुच चमत्कारी है। वान टेंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली, अपने अंदर अपार शक्ति महसूस की। उसकी आंखें चमक उठीं। अंतिम चरण 7वीं क्षेत्र शक्ति। वह 8वीं लोक शक्ति तक नहीं पहुंचा था, लेकिन ये पहले से ही भयानक था। ये ध्यान देने योग्य बात है कि यह उनकी शारीरिक बनावट का सिर्फ एक हिस्सा था। अगर वान टेंग अपनी पूरी शारीरिक बनावट को सक्रिय कर दे तो शायद। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी ताकत 10वीं क्षेत्र शक्ति से अधिक हो सकती है? वान टेंग ने अपनी बंद मुट्ठी को घूरते हुए खुद से पूछा। उनके पिछले गुरु ने उन्हें बताया था कि ब्रह्मांड चरण की सीमा 10वीं क्षेत्र शक्ति थी, लेकिन पिछली बार अपने सभी तरीकों का उपयोग करने के बाद वह 9वीं क्षेत्र शक्ति के मध्य स्तर तक पहुंच गया था। अब शक्तिशाली पंचतत्व दिव्य काया के साथ वह 10वें क्षेत्र तक पहुंच सकता था। वान टेंग के मालिक ने शायद उसमें ऐसे अप्रत्याशित परिवर्तन की कल्पना भी नहीं की होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धमाका! वान टेंग ने लापरवाही से एक मुक्का मारा, जिससे जगह ढह गई और दरारें पड़ गईं। शायद मेरा शरीर सचमुच मानव से परे किसी चीज की ओर विकसित हो रहा है। वान टेंग ने भावना से भरकर अपना सिर हिलाया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या अवाक। वह एक शुद्ध इंसान था, लेकिन अब उसका शरीर इतना अलौकिक हो गया था। क्या वह भविष्य में किसी राक्षस को जन्म देगा? यह विचार ही भयानक था। ये कितना दिलचस्प होगा। शक्ति में वृद्धि के अलावा पंचतत्व दिव्य काया की असली शक्ति 5 मूल शक्तियों के अवशोषण और परिशोधन में निहित है। 6ठे रैंक पर पहुंचने के बाद अवशोषण और शोधन की गति 5वें रैंक की तुलना में कई गुना अधिक थी। साथ ही इस प्रतिभा के कारण 5 बुनियादी क्षेत्रों और मूलों की उनकी समझ बहुत आसान हो जाएगी। 5 तत्व दिव्य काया प्राप्त करने के बाद वान टेंग की 5 मूल शक्तियों के अवशोषण और शोधन की गति अपनी मूल दर से 10 गुना बढ़ गई थी। अगर वह लगातार सुधार करता रहा तो एक ब्रह्मांड मंच विशेषज्ञ की अवशोषण और शोधन गति भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएगी। विश्वभक्षक दिव्य क्षमता के साथ वह अनंत चरणीय शक्तिशाली शक्तियों के साथ मुकाबला कर सकता था। दूसरे शब्दों में, एक निश्चित क्षेत्र के भीतर 5 मूल तत्वों पर वान टेंग का नियंत्रण किसी शाश्वत मंच शक्ति से कम नहीं था। ये सचमुच भयानक था। तथ्य यह है कि एक ब्रह्मांड स्तर का योद्धा ब्रह्मांड की तात्विक शक्तियों को नियंत्रित करने में एक शाश्वत स्तर के प्राणी से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। यदि ऐसी कहानी सुनाई जाए तो कौन उस पर विश्वास करेगा? अन्य लोग संभवतः इसे एक बड़ा मजाक समझकर खारिज कर देंगे, लेकिन वान टेंग के लिए यह वास्तविकता थी। इसके अलावा एक और लाभ हुआ। उसकी रिकवरी क्षमता बहुत शक्तिशाली हो गई थी। 5 अंग मिलकर एक आंतरिक चक्र बनाते हैं। अगर एक अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो दूसरे अंग भी उसके ठीक होने में योगदान दे सकते हैं, जिससे उपचार प्रक्रिया में तेजी आती है। यह कोई साधारण जोड़ नहीं था। 5 आंतरिक अंग मिलकर एक पूरे का निर्माण करते थे। उनका आंतरिक चक्र व्यक्तिगत अंगों की तुलना में कहीं अधिक पुनर्प्राप्ति क्षमता प्रदान करता था। वान टेंग की वर्तमान आंतरिक अंग शक्ति को देखते हुए, यहाँ तक कि एक ब्रह्मांड स्तरीय शक्तिशाली व्यक्ति भी महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाने में संघर्ष करेगा। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पंचतत्व दिव्य काया का स्तर जितना ऊंचा होगा, भविष्य में छोटे संसार उतने ही अधिक डरावने होंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब 5 प्रमुख परिवारों के पूर्वज ने अपनी छोटी दुनिया खोली तो उनका 5 तत्व दिव्य शरीर 7वें स्थान पर था, जो पहले से ही दुर्जय था। अब वान टेंग केवल ब्रह्मांड स्तर पर 6ठे रैंक पर पहुंच गया था। एक बार जब वह ब्रह्मांड स्तर पर पहुंच गया तो उसकी 5 तत्व दिव्य काया प्रतिभा निश्चित रूप से 7वें रैंक को पार कर जाएगी। इसके अलावा शाश्वत अवस्था के अंतरियों में अभी भी बहुत सारी ऊर्जा अवशोषित होने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब वह स्वर्ग अवस्था में पहुंचा तो वह इसे अवशोषित करना जारी रख सकता था। कौन जानता था, तब तक वह पंचतत्व दिव्य काया को 7वें दर्जे तक भी पहुंचा सकेगा। वान टेंग ने इन विचारों पर विचार करना बंद कर दिया और अपना ध्यान अन्य विशेषताओं की ओर लगाया। अपने मुख्य लाभ के रूप में शाश्वत चरण विसरा के अलावा वान टेंग ने इस बार काफी मात्रा में विशेषता मूल्यों को भी अर्जित किया। ये शरीर अद्भुत रूप से शक्तिशाली था और दूसरों की प्रतिभाओं को भी ग्रहण कर सकता था, जो सचमुच अद्भुत बात थी। दुर्भाग्य से वान टेंग के मामले में इसकी प्रभावशीलता बहुत कम हो गई थी। इसका उपयोग केवल अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए एक प्रतिभा के रूप में किया जा सकता था। सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि हेशान रॉयल कबीले के युवाओं द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले थे। हेशान सम्राट शारीरिक बनावट 15,000 बटा 50,000 5वां रैंक। प्रतिद्वंद्वी ने हीशान सम्राट काया के लिए काफी कुछ विशेषता मूल्यों को गिरा दिया, जिससे वान टेंग की हीशान सम्राट काया में भी वृद्धि हुई। ये शरीर अद्भुत रूप से शक्तिशाली था और दूसरों की प्रतिभाओं को भी ग्रहण कर सकता था, जो सचमुच अद्भुत बात थी। दुर्भाग्य से वान टेंग के मामले में इसकी प्रभावशीलता बहुत कम हो गई थी।
इसका उपयोग केवल अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए एक प्रतिभा के रूप में किया जा सकता था। सौभाग्य से उसके पास बहुत सारी ताकतें थीं। अगर वह उन सभी का इस्तेमाल करता तो वह ईशान सम्राट के शरीर की पूरी क्षमता को उजागर कर सकता था, यहाँ तक कि ईशान शाही कबीले की प्रतिभाओं को भी पीछे छोड़ सकता था। उनके अनुसार ईशान रॉयल कबीले के युवक के पास 5 प्रकार की शक्ति विशेषताएं होना पहले से ही प्रतिभाओं में अद्वितीय प्रतिभा के रूप में चिन्हित था। अधिक शक्ति विशेषताओं का होना असंभव था। साधारण मार्शल योद्धा कई बल विशेषताओं की खेती को बनाए नहीं रख सकते थे, वे केवल उनके द्वारा बोझिल हो जाएंगे। केवल वांग टेंग ही एक साथ 11 बलों की खेती कर सकता था। यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी जो किसी और से मेल नहीं खाती थी। ईशान सम्राट काया विशेषता बुलबुले के अलावा वांग टेंग ने ईशान शाही कबीले के लिए विशिष्ट कई अद्वितीय लड़ाकू तकनीक विशेषता बुलबुले भी प्राप्त किए। गोल्डन पीक रेन स्पीयर अनंत चरण 3200/20000 विशिष्ट। ईशान सम्राट पाम शाश्वत अवस्था 2600/10000 अच्छी तरह से वाकिफ। ईशान सम्राट मुट्ठी ब्रह्मांड स्तर का शिखर 4000/10000 विशिष्ट। अल्पविराम। उनमें से गोल्डन पीक रेन स्पीयर और ईशान सम्राट मुट्ठी वे युद्ध तकनीकें थीं जो वांग टेंग ने पहले ही हासिल कर ली थीं। हालांकि इस बार उनकी दक्षता को विशेष स्तर तक बढ़ा दिया गया था, जिससे वांग टेंग की दोनों तकनीकों में महारत काफ़ी बढ़ गई थी। खास तौर पर गोल्डन पीक रेन स्पीयर जो एक शाश्वत चरण भाला तकनीक थी। आश्चर्यजनक रूप से यह एक ही बार में नींव के स्तर से विशेष स्तर पर पहुंच गई थी। वांग टेंग के लिए यह निस्संदेह एक सुखद आश्चर्य था। सुधार हमला 1। वांग टेंग ने पहले से ही 2 युद्ध तकनीकों को प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा उसने एक ऐसी तकनीक भी हासिल कर ली थी जो पहले उसके लिए अज्ञात थी। ईशान सम्राट पाम। इसके नाम से ही पता चलता है कि यह ईशान शाही कबीले की अद्वितीय युद्ध तकनीक थी। ईशान सम्राट मुट्ठी की तरह, यहाँ तक कि उनके नाम भी समान थे। अंतर केवल इतना था कि एक तकनीक हथेली से की जाती थी जबकि दूसरी तकनीक मुट्ठी से की जाती थी। इसके अलावा ये हथेली तकनीक शाश्वत चरण की थी, ईशान सम्राट मुट्ठी के विपरीत जो केवल ब्रह्मांड चरण के शिखर पर थी। दोनों के बीच एक निश्चित अंतर था। ये दिलचस्प है, ये हथेली तकनीक एक बहुगुण युद्ध तकनीक है। वांग टेंग की आंखें अंतर्दृष्टि से चमक उठीं, उनके मन में विभिन्न एहसास पनप रहे थे। जैसे ही ईशान सम्राट पाम की अंतर्दृष्टि उसके दिमाग में उभरी, वांग टेंग ने तुरंत इस दुर्जय हथेली तकनीक का सार समझ लिया। वांग टेंग को याद आया कि ईशान शाही कबीले के युवक ने उनकी मुट्ठी तकनीक के खिलाफ लड़ने के लिए इस हथेली तकनीक का इस्तेमाल किया था, जो इसकी उल्लेखनीय शक्ति का संकेत था। वांग टेंग द्वारा अवशोषित अंतर्दृष्टि के साथ उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि इस हथेली तकनीक को किसी भी प्रकार के बल के साथ निष्पादित किया जा सकता है, जो सामान्य युद्ध तकनीकों से कहीं बेहतर है। ईशान शाही कबीले के पास कुछ रहस्य हैं, यहाँ तक कि उनकी युद्ध तकनीक भी बहुत गहन है। वांग टेंग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि ऐसे कुलों की विरासत साधारण कुलीन परिवारों से अतुलनीय थी। ब्रह्मांड की शीर्ष 10 जातियों में से एक के रूप में उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वांग टेंग ने पहले यह नहीं देखा था कि ईशान सम्राट मुट्ठी भी एक बहुविशेषता तकनीक थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रारंभ में जब काले सींग वाले युवक ने ईशान सम्राट मुट्ठी को निष्पादित करने के लिए अग्नि बल का उपयोग किया तो उसने माना कि यह एक अग्नि तत्व युद्ध तकनीक थी। बाद में पंचतत्व दिव्य काया के अचानक प्रकट होने से उसका ध्यान आकर्षित हुआ, इसलिए वांग टेंग ने ईशान सम्राट मुट्ठी पर अधिक ध्यान नहीं दिया, इसलिए वह इस महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह गया। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि वह एक बहुमूल्य युद्ध तकनीक से लगभग चूक गया था। मुट्ठी तकनीक, हथेली तकनीक। मुझे आश्चर्य है कि क्या ईशान रॉयल कबीले के पास कोई उंगली तकनीक, तलवार तकनीक या ब्लेड तकनीक है। अगर मुझे अगली बार उनका सामना करना पड़ा तो मैं उन सभी को हासिल करना सुनिश्चित करूंगा, वांग टेंग ने सोचा। उन्होंने ईशान रॉयल कबीले की युद्ध तकनीकों में एक नई रुचि विकसित की थी। हालांकि ये तकनीकें फ्यूजन तकनीकें नहीं थीं, लेकिन वे किसी भी बल के अनुकूल हो सकती थीं, जिससे वे बेहद बहुमुखी बन गईं। इसके अलावा वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। एक ब्रह्मांड चरण के शिखर पर था जबकि दूसरा एक शाश्वत चरण युद्ध तकनीक थी जो सामान्य तकनीकों से कहीं बेहतर थी। ये सभी विशेषता बुलबुले ईशान रॉयल कबीले के युवाओं द्वारा गिराए गए थे। प्रतिद्वंद्वी के डोमेन और मूल आमतौर पर वांग टेंग से कमतर थे, इसलिए उन्होंने विशेषताओं के मामले में उसे बहुत कुछ प्रदान नहीं किया। हालांकि वांग टेंग के डोमेन और उत्पत्ति में अभी भी काफ़ी सुधार देखा गया, जो मुख्य रूप से मूल जानवरों, विशेष रूप से शाश्वत चरण मूल जानवरों से प्राप्त हुआ। धातु डोमेन 5600/8000 8वीं रैंक। लकड़ी डोमेन 150/4000 वास्तविकीकरण चरण चौथी रैंक 4500/800 सामान्य 8वीं रैंक। जल क्षेत्र 5800/8000 8वीं रैंक। अग्नि डोमेन 2200/9000 9वीं रैंक।
पृथ्वी डोमेन 6000/8000 8वीं रैंक। वांग टेंग ने विशेषता बोर्ड को देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ज्वाला की उत्पत्ति 9300/20000 द्वितीय श्रेणी। पांचों तत्वीय गुण 8 और उससे ऊपर के स्तर पर पहुंच गए थे। अग्नि तत्वीय गुण भी 9वें स्तर पर पहुंच गए थे। इससे वांग टेंग की ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। इसके बाद मूल विशेषताएं थीं। वांग टेंग की ओरिजिन ऑफ फ्लेम में सबसे अधिक वृद्धि हुई, लेकिन यह अभी भी दूसरे स्थान पर थी। ज्वाला की उत्पत्ति 9300/20000 द्वितीय श्रेणी। ज्वाला की उत्पत्ति की वृद्धि वास्तव में बहुत बड़ी थी। उस समय वांग टेंग ने अग्नि तत्व शाश्वत चरण मूल जानवर से कई विशेषता बुलबुले प्राप्त किए, जिससे उनकी उत्पत्ति की उन्नति में बहुत मदद मिली। अन्य 4 तात्विक बल न्यूनतम सुधार के साथ दूसरे स्थान पर बने रहे, इसलिए उनके बारे में कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। अचानक वांग टेंग को अन्य 4 शाश्वत चरण मूल जानवरों के बारे में ख्याल आया। हालांकि उसने पहले ही उन्हें खा लिया था और परिष्कृत कर लिया था, फिर भी 5 तत्व पर्वतों के भीतर अवशिष्ट विशेषता बुलबुले हो सकते हैं। अब चूंकि पहाड़ों की रक्षा कोई शाश्वत अवस्था मूल जानवर नहीं कर रहा था और कोई खतरा मौजूद नहीं था, वांग टेंग सीधे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके विशेषता बुलबुले को पुनः प्राप्त कर सकता था। उसे पहाड़ों में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को 4 धाराओं में विभाजित किया और उन्हें पंचतत्व पर्वत की चोटी पर स्थित दरारों की ओर निर्देशित किया। 5 तत्व पर्वतों को 5 शाश्वत अवस्था मूल जानवरों द्वारा विस्फोट करके खोल दिया गया था, इसलिए गुफा के माध्यम से प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह बस पहाड़ की चोटी पर दरारों के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार कर सकता था, सीधे उस केंद्र तक पहुंच सकता था जहां शाश्वत अवस्था मूल जानवर रहते थे, जिससे ये प्रक्रिया बहुत अधिक सुविधाजनक हो जाती थी। अपनी आंखों में चमक के साथ वांग टेंग ने अपना ध्यान विभाजित किया और एक साथ 4 पंचतत्व पर्वतों के भीतर की स्थितियों को महसूस किया। जल्द ही उसे चारों पहाड़ों के अंदर तैरते हुए बहुत सारे विशेष बुलबुले महसूस हुए। बहुत खुश होकर उसने तुरंत उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। पृथ्वी तारामंडल बल 800। पृथ्वी डोमेन तारांकन 150। पृथ्वी की उत्पत्ति 120। शाश्वत पदार्थ तारांकन 20। तारामंडल पृथ्वी बल 1300। पृथ्वी की उत्पत्ति 160। अल्पविराम। तारामंडल जल बल 12000। जल डोमेन तारांकन 100। शाश्वत पदार्थ तारांकन 15। जल की उत्पत्ति 150। अल्पविराम। एक एक करके विशेषता बुलबुले तेजी से पहाड़ के भीतर से उड़कर वांग टेंग के शरीर में समा गए। यदि कोई भी ये दृश्य देखेगा तो निस्संदेह वह बहुत दुखी होगा। विशेषता बुलबुले तेजी से एक के बाद एक उभरे और पहाड़ से बाहर निकलते हुए प्रभावशाली धाराओं का निर्माण किया, जिससे देखने लायक दृश्य उत्पन्न हुआ। एक क्षण के बाद वांग टेंग ने सभी गुण बुलबुले को अवशोषित कर लिया। उसके डोमेन की शक्ति और उत्पत्ति के नियमों की शक्ति एक बार फिर बढ़ गई। यहाँ तक कि शाश्वत पदार्थ के भी निशान मौजूद थे। शाश्वत पदार्थ उसकी आत्मा और आंतरिक अंगों में विलीन हो गया। ये सही है, इस बार शाश्वत पदार्थ न केवल वांग टेंग की आत्मा में एकीकृत हुआ, बल्कि स्वायत्त रूप से एक हिस्से को अलग करके उसके आंतरिक अंगों में विलीन हो गया। वांग टेंग ने अपनी शाश्वत पदार्थ विशेषताओं पर नजर डाली। उसकी आंखें हल्की चमक रही थीं। शाश्वत पदार्थ 4180/10000 प्रथम श्रेणी। 4000 से ज्यादा अनंत पदार्थ बिंदुओं के साथ ये वांग टेंग की कल्पना से परे था। यह एक महत्वपूर्ण छलांग थी, ये देखते हुए कि वह मुश्किल से 1000 अंक के गुण मूल्य तक पहुंच पाया था। इनमें से कुछ गुण मान तो बस प्राप्त हुए थे, जबकि कुछ इन शाश्वत अवस्था वाले अंतःकरणों से आए थे। वांग टेंग ने अनुमान लगाया, उनकी आंखों में अंतर्दृष्टि की चमक रही थी। इस बार प्राप्त शाश्वत पदार्थ गुण बहुत अधिक नहीं माने गए। 4 शाश्वत चरण मूल जानवरों को खाए हुए कुछ समय हो चुका था और पहाड़ों के भीतर कई गुण बुलबुले नष्ट हो गए थे। अन्यथा वांग टेंग और भी अधिक गुण बुलबुले प्राप्त कर सकता था। अपना सिर हिलाते हुए वांग टेंग ने इस मामले पर सोचना बंद कर दिया। इन विशेषता बुलबुले को प्राप्त करने में सक्षम होना पहले से ही सौभाग्यशाली माना जाता था। अगर वे सभी गायब हो गए होते तो ये सच्चा अफसोस होता। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान अपने डोमेन और मूल विशेषताओं की ओर लगाया। उनके डोमेन गुण एक बार फिर से सफल हुए। आश्चर्यजनक रूप से अग्नि डोमेन के अलावा सभी 4 अन्य डोमेन 9वें स्तर तक आगे बढ़ गए थे। धातु डोमेन 1200 9वां रैंक। लकड़ी डोमेन 150/4000 वास्तविकीकरण चरण चौथी रैंक 600/9000 सामान्य 8वीं रैंक। जल क्षेत्र 1500/9000 9वीं रैंक। अग्नि डोमेन 2200/9000 9वीं रैंक। पृथ्वी डोमेन 2200/9000 9वां रैंक। सभी 5 डोमेन 9वीं रैंक पर पहुंच गए थे। वांग टेंग बहुत खुश था। कितना सुखद आश्चर्य, एक अविश्वसनीय रूप से अप्रत्याशित।
वान टेंग ने शुरू में सोचा था कि 8वीं रैंक तक पहुंचना ही काफ़ी उल्लेखनीय बात है, लेकिन अब वह अप्रत्याशित रूप से 9वीं रैंक तक पहुंच गए थे। ये बहुत भयानक था, यहाँ तक कि स्वर्ग के साधारण योद्धा भी अपने क्षेत्र को इस हद तक नहीं समझ पाते। फिर भी वान टेंग ने ब्रह्मांड स्तर पर यह उपलब्धि हासिल की। इस उपलब्धि के साथ ब्रह्मांड मंच पर अब भी कौन उसका मुकाबला कर सकता है। इसके अलावा ये सिर्फ उनका क्षेत्र नहीं था, वान टेंग की मूल विशेषताओं में भी महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। धातु की उत्पत्ति 5300/20000 द्वितीय श्रेणी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लकड़ी की उत्पत्ति 3600/20000 द्वितीय श्रेणी। जल की उत्पत्ति 4100/20000 द्वितीय श्रेणी। ज्वाला की उत्पत्ति 9300/20000 द्वितीय श्रेणी। पृथ्वी की उत्पत्ति 3800/20000 द्वितीय श्रेणी। विशेषता बोर्ड में हुए परिवर्तनों पर नजर डालते हुए वान टेंग को अपने भीतर संतुष्टि की लहर महसूस हुई। आरामदायक, इन प्रचुर गुण मूल्यों को देखकर तुरंत ही राहत की अनुभूति हुई। ये कहा जा सकता है कि उत्पत्ति के नियमों की समझ के मामले में वान टेंग पहले ही स्वर्ग के स्तर पर कई प्रतिभाशाली लोगों से बहुत आगे निकल चुका था। दूसरा रैंक। सभी विशेषताएं द्वितीय श्रेणी पर थीं, जो एक अद्वितीय उपलब्धि थी। वान टेंग ने कुछ देर तक इस भावना में डूबे रहने के बाद खुद को पूरी तरह से शांत किया। हालांकि यह प्रगति वास्तव में महत्वपूर्ण थी, लेकिन यह उसके लिए कुछ हद तक नियमित हो गई थी। इसमें बहुत उत्साहित होने की कोई बात नहीं थी। अंततः उसने अपने आत्मा गुण पर ध्यान दिया। आत्मा 2,63,500/3 लाख ब्रह्मांड क्षेत्र। उसकी आत्मा विशेषता धीरे धीरे ब्रह्मांड क्षेत्र के शिखर पर पहुंच रही थी। अभी कुछ समय पहले ही उसके गुरु ने उसकी अंतिम सीमा को पार किया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह एक बार फिर सीमा के करीब पहुंच गया था। वान टेंग को ऐसा महसूस हुआ मानो उसने 2 दौर की साधना की हो। OTTO। यदि इस पर विचार किया जाए तो वह संभवतः पहले दिव्य आत्मिक गुरु होंगे जो प्रशिक्षण के माध्यम से 2 बार ब्रह्मांड के शिखर तक पहुंचेंगे। पहले उसकी सीमा 200,000 अंक थी और वह पहले ही पूर्णता तक पहुंच चुका था। बाद में उसके गुरु ने उसकी सीमा को बढ़ा दिया, जिससे उसे एक बार फिर से साधना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब वह 300,000 की सीमा तक पहुंच रहा था। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया, अपने भटकते विचारों को वापस खींचा और अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। अब जाने का समय हो गया है। उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा था और नीचे 5 ऊंचे पहाड़ों को भावुकता की भावना से देख रहा था। 5 प्रमुख परिवार उसके लिए भाग्यशाली सितारे थे जो उसे इतने सारे लाभ प्रदान करते थे कि वह लगभग भूल गया कि वह यहाँ क्यों आया था। ये 5 परिवारों से निपटने का भी समय है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हल्की सी मुस्कान के साथ वान टेंग प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया जो आयामी दरारों के स्थान की ओर बढ़ रहा था। अल्पविराम। आयामी दरार के बाहर फैंटम ड्रिफ्ट प्रादेशिक क्षेत्र के विभिन्न गुटों के प्रतिनिधि चुपचाप इंतजार कर रहे थे। सामान्य परिस्थितियों में ये लोग बहुत पहले ही चले गए होते और अधिक समय तक नहीं रुकते। आखिरकार जो भी अवसर उनके पास उपलब्ध थे वे उन्हें पहले ही प्राप्त कर चुके थे। जो कुछ भी अप्राप्य हो उसके लिए आगे प्रयास करना व्यर्थ है। हालांकि वहां एक व्यक्ति था जिसने उन सभी को वहां रहने के लिए कहा। वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि क्या वह 5 दफन पैतृक भूमि से सुरक्षित रूप से बाहर आ सकता है। 5 दफन पैतृक भूमि के भीतर सबसे बड़ा अवसर प्राप्त करने के बाद वह किस तरह के परिवर्तन से गुजरेगा। यहाँ तक कि शाश्वत अवस्था वाले व्यक्ति भी 5 दफन पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई शाश्वत अवस्था वाली आंतरिक सामग्री के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, यहाँ तक कि वे उसे जब्त करने का प्रयास भी करते हैं। प्रमुख गुटों के सभी लोग उत्सुक थे। उन्हें 5 ऑर्ब्स की असली प्रकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर उन्हें पता होता तो उनकी उत्सुकता और बढ़ जाती। यहाँ तक कि शाश्वत अवस्था वाले व्यक्ति भी 5 दफन पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई शाश्वत अवस्था वाली आंतरिक सामग्री के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, यहाँ तक कि वे उसे जब्त करने का प्रयास भी करते हैं। यह आखिरी दिन है। हिंगजांग चुवान ने उस दरार की ओर देखा जहाँ पैतृक भूमि थी और खुद से बुदबुदाया। जब से उसे पता चला कि शाश्वत चरण के आंतरिक अंगों को पार्षद वान टेंग ने ले लिया है, तब से वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। लगभग ऐसा लग रहा था मानो वह हताशा से खून की उल्टी कर देगा। अब वह केवल यही चाहता था कि दूसरा पक्ष तुरंत बाहर निकल जाए। फिर भी वह आखिरी बार संघर्ष करेगा। अगर वह अपने पूर्वज के शाश्वत चरण के अंदरूनी हिस्से को पुनः प्राप्त कर सकता है तो यह सबसे अच्छा परिणाम होगा, भले ही वह जानता था कि उम्मीद धुंधली थी। परिवार के अन्य 4 मुखियाओं की भावनाएं भी हिंगजांग चुवान जैसी ही थीं। वे सभी उत्सुकता से वान टेंग के आने का इंतजार कर रहे थे। ये यातनापूर्ण था। आखिर पार्षद वान टेंग अंदर क्या कर रहे थे। यह आखिरी दिन था। अगर वह जल्दी बाहर नहीं आया तो पैतृक भूमि का प्रवेश द्वार बंद हो जाएगा और अगला अवसर अगले 1000 साल तक नहीं मिलेगा। क्या वह अंदर ही बसने की योजना बना रहा था?
समय धीरे धीरे बीतता गया। लोंगलापा साम्राज्य के ड्यूक याहेंग शैली के साथ अंतरिक्ष यान से बाहर निकले और आयामी दरार की ओर देखते रहे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रेड ड्रैगन यूनिवर्स पायरेट्स के पियर्सन ची के साथ उभरे। दोनों ने अपना ध्यान 5 ब्यूरियल्स पैतृक भूमि की ओर ले जाने वाले आयामी दरार की ओर लगाया। वह पार्षद अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? शी व्हाइट नाइट यूनिवर्स पायरेट्स के जुओगो के साथ अधीरता से बाहर चली गई। काउंसलर वान टेंग हमें सचमुच इंतजार करवा रहे हैं, बी चुनरो ने उस युवा लड़की के साथ अंतरिक्ष यान से उतरते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई है और वह बाहर नहीं आ सकता। एक मोटा ताज़ा आदमी गोल्डन पीक सिटी के शानदार अंतरिक्ष यान से बाहर निकलते हुए हंसा। जिन होन काय, क्या आप उस पार्षद की पीठ पीछे गपशप कर रहे हैं? बी चुनरो ने उसकी ओर देखा। खांसी, मैं तो बस यूं ही बोल रहा हूं, जिन होन काई ने खांसते हुए कहा। पिताजी, काउंसलर वान टेंग बहुत भयानक है, उसे नाराज मत करो, आपका बेटा इसके परिणामों को नहीं झेल पाएगा। जिन होन काई के पीछे खड़ा मोटा लड़का बुदबुदाया। जिन होन काय, हा, जिन होन काय, आपका बेटा बिल्कुल आपके जैसा है, शीर ने हंसते हुए कहा। जिन युबाओ, क्या तुम में थोड़ी गरिमा नहीं है? बी चुनरो के पीछे खड़ी लड़की ने अवाक होकर अपनी आंखें घुमाईं। म्याओ म्याओ, ये कायरता की बात नहीं है, ये बुद्धिमानी की बात है। मुझे बताओ, हमारे बीच पार्षद वान टेंग का मुकाबला कौन कर सकता है? जिन युवाओं ने भोलेपन से कहा। उनके शब्दों से वहां उपस्थित युवा प्रतिभावानों के चेहरे काले पड़ गए। हमने अभी तक उससे लड़ाई नहीं की है। तुम्हें कैसे पता कि हम उसके मुकाबले में नहीं हैं? तुम बस डरे हुए हो, हमें इसमें मत घसीटो, जुओगू ने नागभान से कुड़ी। भाई जुओगू सही कह रहे हैं, जब काउंसलर वान टेंग बाद में बाहर आएंगे तो आप उनके साथ मैच क्यों नहीं खेलते? उन्हें हरा दें और हमारे फैंटम ड्रिफ्ट टेरिटोरियल डोमेन का नाम रोशन करें, जिन युवाओं ने सुझाव दिया। जुओगू, यह मोटा आदमी बहुत चालाक है। बी चुनरो के पीछे खड़ी युवती जिन युवाओं की तरफ देखे बिना नहीं रह सकी। यह आदमी वाकई बहुत संदिग्ध था और निश्चित रूप से एक अच्छा इंसान नहीं था। तभी ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स की ओर से अग्नितत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा हेईशान रॉयल कबीले के युवक के साथ अंतरिक्ष यान से उभरा। परिवार प्रमुख हेंगजांग, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अग्नितत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा बोला। क्या सवाल? हेंगजांग चुवान ने भौहें सिकोड़ते हुए देखा। अन्य लोग भी थोड़ा आश्चर्यचकित दिखे तथा अपना ध्यान अग्नितत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा पर केंद्रित कर रहे थे। क्या हान जू आपके 5 दफन सितारों में से है? अग्नितत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा ने वांग टेंग की ओर इशारा किया, जो 5 प्रमुख परिवारों की युवा पीढ़ी के बीच खड़ा था, और शांति से पूछा। ये जान शिननुओं और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। वे चिंतित भाव से वांग टेंग की ओर देखने लगे। दूसरा पक्ष अच्छे इरादे से नहीं आया था। वहां उपस्थित अन्य गुटों के लोग उत्सुक थे और उन्होंने 5 प्रमुख परिवारों की ओर गहरी दिलचस्पी से देखा। यहां मौजूद हर प्रतिभाशाली व्यक्ति का अपना प्रभाव और शक्तिशाली समर्थक थे। हालांकि हान जू अकेला था। हालांकि उसे 5 प्रमुख परिवारों द्वारा सौंपा गया था, लेकिन वह मूल रूप से 5 दफन स्टार से नहीं था। अपनी युवा पीढ़ी के शब्दों के माध्यम से उन्हें पता चला कि हान जू ने ही शानशाही कबीले के एक युवक को नाराज किया था। अब अग्नितत्व मार्शल योद्धा सीधे उसे निशाना बना रहा था, स्पष्ट रूप से परेशानी भड़काने का इरादा रखता था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि 5 प्रमुख परिवार कैसे प्रतिक्रिया देंगे। 5 प्रमुख परिवारों का रवैया। क्लोन का संकट। 1। जैसे ही ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के अग्नितत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की आवाज गिरी, वहां थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। वांग टेंग के क्लोन ने अग्नितत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा को शांत भाव से देखा। फिर उसने अपनी नज़र हेईशान रॉयल कबीले के युवक पर घुमाई। जे को कोई डर नहीं था। अपने क्लोन और मुख्य शरीर की अदला बदली के साथ वर्तमान उपस्थिति केवल एक क्लोन थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे निशाना बनाया गया था या नहीं। ये 5 प्रमुख परिवारों के रुख को जानने का अच्छा मौका था। अग्नितत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा अविचलित रहा। ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ध्यान देने योग्य कुछ भी नहीं था। हेईशान शाही कबीले के युवक के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने वांग टेंग के क्लोन पर एक ठंडी नज़र डाली। ये जांग शिननुओं और अन्य लोग चिंतित थे। उन्होंने दूर खड़े 5 परिवार के मुखियाओं की ओर देखा, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा था। यहाँ तक कि गुइजांग यान, जिसने पहले हान जू के प्रति तिरस्कार का भाव रखा था, ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसके अंदर गुस्से की एक झलक उभर आई। हेईशान शाही कबीला उन्हें मजबूर करना चाहता था, चाहे यह उनके परिवारों की प्रतिष्ठा के लिए हो या हान जू द्वारा गुइजांग जू को दी गई पूर्व सहायता के कारण। वह नहीं चाहता था कि हान जू को उसके परिवार द्वारा त्याग दिया जाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दुर्भाग्यवश 5 प्रमुख परिवारों का निर्णय उनके प्रभाव से बाहर था।
हेशान शाही कबीले जैसे दुर्जय शत्रुओं का सामना करते हुए वे ये गारंटी नहीं दे सकते थे कि उनके परिवार हानजू के पक्ष में खड़े होंगे। युनजांग शियाओ, हेंगजांग मो और अन्य लोगों के चेहरे पर उदासी थी, उनके दिल निराशा से भारी थे। हाल ही में हुई बातचीत के बाद उन्हें हानजू के बारे में सकारात्मक धारणा हो गई थी, जिसने उन्हें काफ़ी सहायता दी थी। वे उसे इस तरह से छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। बगल में खड़ी गुइजांग जू भी बेचैन हो रही थी। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन झिझक रही थी। यह ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह बोल सके। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच हेंगजांग चुवान ने अचानक एक वस्तु निकाली। उसने उसे वांग टेंग के क्लोन की ओर फेंका और जोरदार हंसी के साथ कहा, युवा मित्र, ये 5 दफन टोकन का आधा हिस्सा है जिसका वादा हमने तुमसे पहले किया था। इसे पूरा हुआ मानो। अब से आप हमारे 5 परिवारों के सम्मानित अतिथि हैं। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। विभिन्न गुटों ने 5 प्रमुख परिवारों पर जटिल निगाहें डालीं। उन्होंने उसकी रक्षा करने का निर्णय लिया था। अपने बेलगाम कार्यों के लिए जाने जाने वाले 5 प्रमुख परिवारों ने अप्रत्याशित रूप से अपना वादा निभाया और इस ब्रह्मांडीय मार्शल योद्धा को शरण प्रदान की। ये सचमुच आश्चर्यजनक था। वांग टेंग 5 परिवारों द्वारा अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के निर्णय से अचंभित और आश्चर्यचकित थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वह गलत था। उन्होंने 5 प्रमुख परिवारों की उदारता को लगभग कम करके आंका था। खैर, कम से कम उसके मन में एक क्षणिक आशा तो थी, जो अधूरी नहीं रह गई थी। वांग टेंग ने हल्के से मुस्कुराया। उसने अपने विचारों को आगे बढ़ाया और 5 दफन टोकन का दूसरा आधा हिस्सा उसके अंतरिक्ष वलय से बाहर निकल आया, हवा में लटके आधे हिस्से के साथ सहजता से मिल गया, जिससे टोकन पूरा हो गया। धन्यवाद, आप मेरे साथ मित्र की तरह व्यवहार करते हैं। स्वाभाविक रूप से मैं भी आपकी भावना का प्रतिदान करता हूँ। फिर उसने हेंगजांग चुवान और अन्य लोगों पर अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। हा, युवा मित्र, तुम बहुत विनम्र हो। हेंगजांग चुवान हंसने से खुद को रोक नहीं सका। उसे हानजू से बहुत उम्मीदें थीं। हेंगजांग मो और अन्य लोगों ने पैतृक भूमि से लौटने पर उसे पहले ही बता दिया था कि हानजू ने हेशान शाही कबीले के युवक के खिलाफ अपनी स्थिति बनाए रखी है, शायद उसे हरा भी दिया है। 5 बड़े परिवार उसके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को त्यागने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उन्हें निश्चित रूप से एक रिश्ता विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। अब जबकि उन्होंने एक ठोस आधार तैयार कर लिया था और मित्रता स्थापित कर ली थी, तो ईशान शाही कबीले की धमकियों के कारण संबंधों को पूरी तरह से तोड़ना और भी कम बुद्धिमानी भरा कदम था। हेंगजांग चुवान का मानना था कि हेशान शाही कबीले ने पहले ही सबसे बड़ी रियायत दे दी है। उसे विश्वास नहीं था कि वे उन पर हमला करने की हिम्मत करेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा उन्होंने फैंटम ड्रिफ्ट प्रादेशिक डोमेन के सभी गुटों को आमंत्रित किया था ताकि वे पूरे फैंटम ड्रिफ्ट प्रादेशिक डोमेन की शक्ति के साथ दूसरे पक्ष को डरा सकें। यदि हेशान रॉयल कबीले ने वास्तव में उनके परिवारों पर हमला किया, तो वे अपनी पहचान उजागर करने में संकोच नहीं करेंगे, जिससे ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के लिए फैंटम ड्रिफ्ट प्रादेशिक डोमेन में रहना मुश्किल हो जाएगा। जब 5 दफन सितारों को नष्ट किया गया तो अन्य 5 प्रमुख शक्तियां चुप नहीं बैठी रहीं। यदि 5 बरियल सितारे गिर गए तो इससे फैंटम ड्रिफ्ट प्रादेशिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा तथा सभी गुटों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। ये जांग शिननुओ और अन्य लोग राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। भाई हान, अब से हम एक ही तरफ हैं। 5 दफन टोकन 5 परिवारों के लिए बेहद खास था। अब तक उन्होंने केवल एक ही दिया था और अब ये दूसरा है। जिस किसी को भी 5 दफन टोकन प्राप्त हुए, उन्हें निस्संदेह 5 दफन सितारों द्वारा स्वीकार किया गया और उन्हें 5 प्रमुख परिवारों में अपने स्वयं के रिश्तेदारों से लगभग अप्रभेद्य माना गया। इसलिए जब वांग टेंग को 5 दफन टोकन प्राप्त हुए, तो ये जांग शिननुओ और अन्य लोगों ने उनके प्रति और भी अधिक गर्मजोशी दिखाई, मानो निकटता की भावना स्वतः ही उभर आई हो। भाई हान, उस आदमी के चेहरे को देखो, ये लगभग काला पड़ रहा है, गुइजांग जू ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही वह पास आए, उसने दूरी पर हेशान शाही कबीले के युवक की ओर इशारा किया। वांग टेंग खुद को रोक नहीं सका और उसकी नज़र उस ओर पड़ी। उसके चेहरे पर शरारत के भाव थे। हेंगजांग चुवान का निर्णय सुनकर हेशान शाही वंश के युवक के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई, जो कुछ हास्यास्पद लग रही थी। इस परिणाम ने निस्संदेह उन्हें पूरी तरह से अचंभित कर दिया। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के अग्नितत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा ने भौहें से कुढ़ीं। उसने अपनी नज़र 5 परिवार के मुखियाओं पर घुमाई और कहा, क्या तुमने इस पर गहराई से सोचा है? क्या एक व्यक्ति के लिए हमारे ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स का विरोध करना उचित है? उसके चेहरे पर ठंडे उपहास की झलक दिखी, मानो वह 5 प्रमुख परिवारों की मूर्खता का उपहास कर रहा हो। हम कैसे व्यवहार करते हैं, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। हेंगजांग चुवान के बोलने से पहले गुइजांग फैंग खुद को रोक नहीं सका और ठंडी खर्राटे लेने लगा। 5 प्रमुख परिवारों का रवैया। क्लोन का संकट। 2 बहुत अच्छा। अग्नितत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की अभिव्यक्ति पूरी तरह से ठंडी हो गई।
चलो देखते हैं कि 5 प्रमुख परिवारों में से कौन मुझे रोक सकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका स्वरूप धीरे धीरे वहीं गायब हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिंगजांग चुवान के हाव भाव अचानक बदल गए, उसकी आवाज़ ठंडी हो गई और उसने अपने सामने खाली जगह पर अचानक एक मुक्का मारा। धमाका! एक भयावह मिट्टी के रंग की मुट्ठी का निशान सीधे फट पड़ा और शून्य पर जा गिरा। हम्फ! जैसे ही आग की लपटें अंदर आईं, एक तिरस्कारपूर्ण खर्राटों की आवाज़ गूंज उठी, जिसने तारों से भरे आकाश को आग के समुद्र में बदल दिया और मुट्ठी के निशान को भी अपने भीतर समाहित कर लिया। आग के उस समुद्र में एक ब्लेड की चमक चमकती हुई मुट्ठी के निशान से टकराए। धमाका! जब ब्लेड और मुट्ठी का निशान दोनों एक साथ टूट गए, तो भयंकर गर्जना गूंज उठी तथा प्रचंड आघात तरंगें बाहर की ओर उठीं, जिससे कई तारे और उल्कापिंड फट गए और धूल में बदल गए। ब्रह्मांड मंच पर एक अस्तित्व द्वारा प्रदर्शित शक्ति सचमुच भयानक थी। केवल बची हुई शॉकवेव के कारण ही तारे फट गए थे। ये पृथ्वी जैसे जीवन संपन्न ग्रह को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। सौभाग्य से 5 दफन सितारों को स्टार कंसीलिंग एरे द्वारा संरक्षित किया गया था, अन्यथा अभी हुए हमले से उन्हें गंभीर क्षति पहुंच सकती थी। हालांकि 5 बरियल सितारे मजबूत थे, फिर भी वे ब्रह्मांड स्तर इकाई के हमलों का सामना नहीं कर सके। दूर ड्यूक याहेंग और अन्य लोग अपने जूनियर्स के साथ तुरंत पीछे हट गए। अपने हाथों की एक लहर के साथ उन्होंने अदृश्य शॉकवेव्स को विक्षेपित करने के लिए बल ढाल खड़ी कर दी। एड्स बाय पब फ्यूचर, शैली, ची यी और जुओबू जैसे युवा प्रतिभाशाली लोग स्पष्ट रूप से हिल गए थे। एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा की शक्ति बहुत भयानक थी। अपने स्तर से परे लड़ने में सक्षम प्रतिभाशाली होने के बावजूद वे किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्रह्मांड मंच पर ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट से कोई व्यक्ति ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा पर हमला करेगा। ये वास्तव में शर्मनाक है। ड्यूक याहेंग की आवाज़ ठंडी थी। इन ब्रह्मांड के समुद्री लुटेरों को चेहरे की परवाह नहीं है, बीचुनरो ने तिरस्कार के भाव के साथ कहा। अरे अरे, यूं ही बातें मत कहो। मैंने, शिया ने, कभी भी कमज़ोरों को धमकाने जैसा काम नहीं किया है। व्हाइट नाइट यूनिवर्स पायरेट्स की शिया ने आक्रोश से जवाब दिया। बीचुनरो बस हंस पड़ी, उसकी हंसी में तिरस्कार का भाव था। तुम पिटाई की मांग कर रही हो, गंदी औरत, शीर ने कहा, उसका स्वर धमकी भरा था। इसे फिर से कहो और देखो क्या होता है। बीचुनरो की कोमल अभिव्यक्ति बर्फीली ठंडी हो गई, उसकी आवाज़ में शत्रुता टपक रही थी। जरूर, शीर अपनी बात दोहराने ही वाला था, दूसरे की मांग पूरी करने के लिए उत्सुक। बस अब लड़ाई का समय नहीं है, ड्यूक याहेंग ने सिर धड़काते हुए कहा। याहेंग, तुम हमेशा हर जगह अपनी नाक घुसाते रहते हो। अगर वे लड़ना चाहते हैं तो उन्हें लड़ने दो। मैं वास्तव में इस तमाशे का इंतजार कर रहा था, रेड ड्रैगन यूनिवर्स पायरेट्स के पियसन ने मुस्कुराते हुए कहा। शी, एर और बीचुनरो दोनों ने उसे घूर कर देखा, लेकिन अंततः आगे बहस करने से परहेज किया तथा अपना ध्यान अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा और दूरी में हिंगजांग चुवान की लड़ाई पर केंद्रित कर दिया। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स का ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा काफ़ी दुर्जय है, जिन होनकाई ने टिप्पणी करते हुए आंखें सिकोड़ लीं। लेकिन मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। क्या आप में से कोई उसकी पहचान जानता है? फैंटम ड्रिफ्ट प्रादेशिक डोमेन में 3 सबसे मजबूत ब्रह्मांड समुद्री डाकुओं में से एक के रूप में उन्हें ब्रह्मांड मंच योद्धाओं से अपरिचित नहीं होना चाहिए, फिर भी वे अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा को नहीं पहचान पाए। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। ड्यूक याहेंग का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया और उसने अपना सिर हिलाया। उन्हें स्थिति की खासियत का एहसास होने लगा था। उन्होंने ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के इस ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा को पहले कभी नहीं देखा था और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये थोड़ा अजीब है न? पियर्सन ने टिप्पणी की। धमाका! जैसे ही दोनों तरफ से हमले खत्म हुए, शून्य से एक आकृति उभरी। यह कोई और नहीं बल्कि ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स का ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा था। हिंगजांग चुवान को गौर से देखते हुए उसके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि दूसरे की ताकत इतनी भयानक होगी। हालांकि वे पहले भी भिड़ चुके थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हिंगजांग चुवान ने उस समय अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, शुरू में उसने हान झू को सीधे पकड़ने का इरादा किया था, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि 5 प्रमुख परिवार हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि उन्हें नाकाम कर दिया गया था, जिससे पहल करने का मौका हाथ से निकल गया। अब जब विपक्ष सतर्क हो गया है तो दोबारा हमला करना इतना आसान नहीं होगा। आखिरकार ये 5 प्रमुख परिवारों का क्षेत्र था और निस्संदेह ब्रह्मांड स्तर पर 5 परिवार प्रमुखों के अलावा और भी लोग थे। उसकी निगाहें इधर उधर घूम गईं, उसे सिरदर्द महसूस हो रहा था। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, उसे अपने वरिष्ठ के आदेशों का पालन करना ही होगा। आक्रमण करना! अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा चिल्लाया। बूम बूम बूम! शून्य से असंख्य आकृतियां प्रकट हुईं, जो घनी भीड़ में थीं और बिना किसी भूमिका के थीं, और उन्होंने सीधे 5 प्रमुख परिवारों के सदस्यों पर हमला बोल दिया।
इस बीच अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की आंखें चमक उठीं जब वह व्यक्तिगत रूप से उस ओर बढ़ा जहां वांग टेंग का क्लोन खड़ा था। धत्तेरी की, उनमें 5 ब्रह्मांड स्तर की संस्थाएं थीं जो सीधे उन 5 परिवार प्रमुखों की ओर बढ़ रही थीं जो अभी भी पैतृक भूमि के आयामी दरार को बनाए हुए थे। इस बीच अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की आंखें चमक उठीं जब वह व्यक्तिगत रूप से उस ओर बढ़ा जहां वांग टेंग का क्लोन खड़ा था। धत्तेरी की, हेंगजांग चुवान और अन्य लोगों के चेहरे पर उदासी छा गई, उनका गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के सदस्य इतने दुस्साहसी होंगे कि सीधे उन पर हमला कर देंगे। एक क्षण में पांचों परिवार के मुखिया ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के कई ब्रह्मांड मंच के पात्रों के साथ युद्ध में शामिल हो गए। ये जेना, सेनील और बाकी लोग हैं। पियर्सन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं 5 ब्रह्मांड मंच के पात्रों की ओर देखते हुए जो परिवार के मुखियाओं पर हमला कर रहे थे। उसका चेहरा तनावपूर्ण हो गया। ये लोग ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के भीतर जाने माने ब्रह्मांड मंच के व्यक्ति थे। वे उनसे परिचित थे। वे बस सोच रहे थे कि उन्होंने पहले ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स से कोई ब्रह्मांड मंच के व्यक्ति क्यों नहीं देखे थे, और अब ऐसा लग रहा था कि वे छिपकर हमला करने का इंतजार कर रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स की हरकतों ने भी प्रमुख गुटों के लोगों को बेहद हैरान कर दिया। क्या वे वाकई युद्ध की शुरुआत कर रहे थे? शक्तिशाली गुटों को यह अविश्वसनीय लगा। उनके जैसे बड़े गुटों के लिए, जिनमें इतने सारे हित शामिल हैं, वे आसानी से युद्ध शुरू नहीं करेंगे। आमतौर पर संघर्ष छोटे पैमाने की झड़पों तक ही सीमित थे। लेकिन अब ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स सीधे 5 ब्यूरियल स्टॉर्स के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू करने पर आमादा थे। और यह सब एक हान जू के लिए, प्रमुख गुटों के लोगों के लिए, केवल एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा के लिए इतने बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू करना अकल्पनीय था। इसके अलावा ये तथ्य कि अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा ने व्यक्तिगत रूप से हान जू को निशाना बनाया, इसकी निंदा शी र ड्यूक याहेंग, बी चुनरो और अन्य लोगों द्वारा की गई थी। उन्होंने अपना सिर हिलाया और मानसिक रूप से उसे मौत की सजा सुना दी। हान जू के लिए कितनी दुख की बात है। बी चुनरो ने अपना सिर हिलाया। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स बहुत आगे निकल गए हैं। एक यूनिवर्स स्टेज पावरहाउस व्यक्तिगत रूप से सिर्फ एक जूनियर का बदला लेने के लिए कार्रवाई कर रहा है। शीर ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? क्या एक ब्रह्मांड मंच की शक्तिशाली हस्ती के लिए सिर्फ एक जूनियर का बदला लेने के लिए ऐसा करना उचित है? जिन होनकाई की आंखों में संदेह की चमक थी जब उसने अपने विचार व्यक्त किए। अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो यह अजीब लगता है। ड्यूक याहिंग और अन्य लोग विचार में पड़ गए। लेकिन हान जू शायद बर्बाद हो चुका है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी ताकत ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के युवाओं के बराबर है। ऐसे विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति का आज इस तरह मर जाना वास्तव में खेदजनक है। जिन होनकाई ने टिप्पणी की, गोल्डन पीक सिटी को प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं की भर्ती करना बहुत पसंद था। ऐसे प्रतिभाशाली योद्धा को गिरते हुए देखना उसके लिए स्वीकार करना मुश्किल था। यहाँ तक कि जुओगो और चीई जैसी युवा पीढ़ी भी हान जू की आसन मृत्यु से दुविधा में थी। उनकी अभिव्यक्तियाँ अत्यंत जटिल थीं। यह एक ऐसी प्रतिभा थी जिसने उन सभी को शक्तिहीन महसूस कराया। अब इस तरह से उनका पतन देखना सचमुच अप्रत्याशित था। इस समय शीव, ड्यूक याहेंग, बी चुनरो और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और युद्ध के मैदान से हट गए। वे 5 ब्यूरियल स्टॉर्स और ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के बीच प्रमुख लड़ाई में जल्दबाजी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वे अपने अपने गुटों का प्रतिनिधित्व करते थे और ऐसे मामलों में आसानी से हस्तक्षेप नहीं करते थे। किनारे से निरीक्षण करना सही विकल्प था। हेईशान शाही कबीले के इस युवक के चेहरे पर उत्साह की झलक थी जो उपहास और घृणा से भरा हुआ था। वह कमीना भाग नहीं पाएगा। पकड़े जाने के बाद उसे गंभीर रूप से प्रताड़ित किया जाएगा और फिर वह खुद अपनी जान ले लेगा। हेंगजांग मो और अन्य लोगों के हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया जब उन्होंने अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा को हान जू की ओर बढ़ते देखा। वांग टेंग के क्लोन ने भौहें सिकोड़ लीं, फिर भी उसका व्यवहार शांत रहा क्योंकि उसके भीतर विश्व शक्ति का उदय होने लगा था। अध्याय 2349 दो आकृतियों का ओवरलैप। 1. शाश्वत अवस्था के विसरा से निपटने के लिए वांग टेंग ने अपने क्लोन से 5 बुनियादी नक्षत्र बलों को वापस ले लिया था, जिससे उसके पास केवल विश्व बल ही रह गया था। परिपूर्ण 9वें स्तर का ब्रह्मांड चरण तारामंडल विश्व बल तुरंत प्रस्फुटित हो गया। क्लोन के शरीर में दानव कमल विश्व शरीर सक्रिय हो गया। उसके माथे के बीच में एक भयानक काला कमल प्रकट हुआ। एक कदम आगे बढ़ते हुए वांग टेंग का क्लोन अचानक ऊपर आसमान की ओर बढ़ा। एक भयानक काला कमल संघनित होकर उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। विश्व की प्रथम श्रेणी उत्पत्ति, 7वीं रैंक का विश्व क्षेत्र। इस क्षण उसने कुछ भी नहीं रोका, सब कुछ अथाह नरक शैतान कमल में एकीकृत कर दिया। काला कमल तुरंत ही एक भयावह हरे प्रकाश के साथ खिल उठा, जो और भी अधिक भयानक और डरावना हो गया। उसके पीछे हेंगजांग मो, यिजांग शिननुओ और अन्य लोगों के भाव बदल गए। ऐसी दुर्जय शक्ति
कितने भयानक उतार चढ़ाव। इस समय वांग टेंग के इतने करीब होने के कारण उन्होंने काले कमल से निकलने वाली भयावह आभा को तीव्रता से महसूस किया, जिससे वे बेवजह हिल गए। कदम। वांग टेंग के क्लोन से एक शांत आवाज आई। हिंग ज़ांग मो और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट गए। वे जानते थे कि वे एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा के सामने कोई मदद नहीं कर सकते थे। भाई हान, ये जांग शिननुओ ने अपने दांत पीस लिए। उसकी नज़र वांग टेंग के क्लोन पर पड़ी। उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था। वह ब्रह्मांड स्तर की शक्तिशाली शक्ति के आक्रमण का सामना कैसे कर सकता था। इस समय उसके दिमाग में उसके साथ बिताए गए पलों की यादें कौंध गईं। खास तौर पर वह दिन जब उसने उसके शरीर को देखा था, जिससे उसके मन में उसके प्रति अलग भावनाएं पैदा हुई थीं। प्रत्येक मुलाकात के साथ उसके प्रति उसकी कृतज्ञता और स्नेह बढ़ता गया। इसलिए जब हान जू को कई परिवार प्रमुखों से मान्यता मिली और उसे पूरे 5 दफन टोकन दिए गए, तो वह वास्तव में खुश हुई। लेकिन अब हान जू मरने वाला था। किसी कारणवश उसे बेचैनी महसूस हुई, जैसे उससे कुछ छीना जा रहा हो। गुइजांग जू का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी नज़र वांग टेंग के क्लोन पर टिकी हुई थी। वह उसका नाम पुकारना चाहती थी, लेकिन वह नहीं पुकार पाए। वांग टेंग के क्लोन के दिमाग में इस समय ज़्यादा कुछ नहीं था। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी खतरनाक स्थिति दोनों सुंदरियों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। इसलिए उसकी निगाहें स्थिर बनी रहीं और उसने सीधे ब्रह्मांड मंच की इकाई की ओर इशारा किया जो उनकी ओर बढ़ रही थी। जाना एड्स बाय पब फ्यूचर। अगले ही क्षण उसके सिर के ऊपर का काला कमल तुरंत प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया और फूट पड़ा। यह हमला उसका सब कुछ या कुछ भी नहीं वाला कदम था, एक हताशापूर्ण जुआ। यदि वह ब्रह्मांड मंचीय महाशक्ति उसे पकड़ना चाहती है, तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने तेजी से आती काली रोशनी को तिरस्कार के भाव से देखा। इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने उसे सीधे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। एक पंजे का निशान सघन होकर भयंकर रूप से प्रकाश की काली धारा की ओर बढ़ा। हालांकि इस समय उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। धमाका। अचानक काली रोशनी के भीतर से एक भयानक विस्फोट हुआ, जो अंतहीन शक्तियों में बदल गया, जिसने सीधे अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा को अपने अंदर समाहित कर लिया। हाँ, दूर से ड्यूक याहेंग और अन्य लोगों की आंखों में आश्चर्य की झलक दिख रही थी। वे खुद को रोक नहीं पाए और धीरे से चिल्ला उठे। ऐसा लगता है जैसे उसने हमले को रोक दिया। ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सोचा था कि हान जू मरना तय था, लेकिन किसने सोचा होगा कि वह वास्तव में ब्रह्मांड मंच की शक्तिशाली शक्ति के प्रहार का सामना कर सकेगा। यह अविश्वसनीय था। एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा के हमले को रोकने में सक्षम था। सामान्य लोग ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। कम से कम उनकी नज़र में तो उनके कनिष्ठ ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। बेशक इसका मतलब अपनी ताकत पर भरोसा करना था, बाहरी ताकतों पर नहीं। यह हमला काफी दिलचस्प है। बोलते समय पियर्सन के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा वास्तव में इतना शक्तिशाली हमला कर सकता है। इस बच्चे की ताकत वास्तव में उतनी ही मजबूत है जितनी जूनियर्स ने कहा था, शीर ने आश्चर्य से कहा। उसके पास किसी तरह की जहर वाली प्रतिभा होनी चाहिए, और यह बेहद उल्लेखनीय है। अगर अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा उसे गंभीरता से नहीं लेता है, तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। जिन्होंने काई अचानक हंसा। मुझे आश्चर्य है कि यह किस तरह की प्रतिभा है। सचमुच अप्रत्याशित। सभी ने अनुमान लगाया। ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है। जुओगो, ची यी और अन्य की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। 5 दफन पैतृक भूमि के भीतर प्रतिद्वंद्वी ने एक पृथ्वी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और किसी भी जहर प्रतिभा का उपयोग नहीं किया। इसके अलावा पूरी तरह से पृथ्वी प्रतिभा पर भरोसा करते हुए उन्होंने उस युवक को ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट से दबा दिया। अब उसने जो विश्व प्रतिभा प्रदर्शित की वह पृथ्वी प्रतिभा से भी अधिक शक्तिशाली थी, जिसने एक बार फिर हान जू की ताकत के बारे में उनकी समझ को ताज़ा कर दिया। हेईशान शाही कबीले के युवक की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। हान जू जितना मजबूत था वह उतना ही ईर्ष्यालु और घृणास्पद हो गया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक भयंकर अभिव्यक्ति दिखाई देने लगी। इस कमीने की प्रतिभा इतनी प्रबल कैसे हो सकती है। यदि वह शाश्वत चरणीय विसरा की प्रतिभा प्राप्त कर सकता, तो चाहे इस कमीने की प्रतिभा कितनी भी प्रबल क्यों न हो, उसके लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव होगा। लेकिन उसे यह बात समझ में नहीं आई, और यह सब इस कमीने की वजह से हुआ। इन सब बातों ने हान जू के प्रति उसकी नफरत को और बढ़ा दिया। भाई हान, ये जांग जिननुओ और अन्य लोग प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि हान जू के पास जहर की प्रतिभा थी और इसी प्रतिभा के साथ उसने उस काले सींग वाले युवक को हराया था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह प्रतिभा ब्रह्मांड मंच की शक्तिशाली शक्ति से होने वाले हमले का सामना करने में सक्षम होगी। लेकिन भले ही वह हमले को रोक दे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है।
ड्यूक याहेंग और अन्य लोगों ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। वांग टेंग के क्लोन द्वारा प्रदर्शित प्रतिभा जितनी अधिक प्रबल थी, वे उतना ही अधिक विलाप करते थे। आकृतियों का ओवरलैप। 2 आखिरकार उसे जल्द या बाद में राज्य के एक सर्वोच्च व्यक्ति के हाथों अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होना था। यह एक अटल सत्य था। जब तक कि 5 प्रमुख परिवार उस अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा को रोकने के लिए अपने स्वयं के एक सर्वोपरि आंकड़े को नहीं भेज सकते। हालांकि क्या ये संभव था? उन्होंने दूर स्थित भीषण युद्ध क्षेत्र की ओर देखा और एक बार फिर अपना सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स ने इसकी पहले से ही आशंका कर ली थी, क्योंकि उन्होंने न केवल 5 सर्वोच्च व्यक्तियों को तैनात किया, बल्कि अन्य लोग भी इस लड़ाई में शामिल हो गए। 5 प्रमुख परिवारों के कई योद्धा पीछे रह गए और हस्तक्षेप करने में पूरी तरह असमर्थ हो गए। इस हान जू का अंत में गिरना तय था। वास्तव में, मानो उनकी शंकाओं की पुष्टि करने के लिए काले कमल के दीप्तिमान विस्फोट ने, जो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा रोक लिया गया था, अचानक अपना विस्तार रोक दिया, फिर हिंसक रूप से सिकुड़ गया और स्तब्ध दर्शकों के बीच हवा में गायब हो गया। अग्नि तत्व ब्रह्मांड स्तर का मार्शल योद्धा उनके सामने पुनः प्रकट हुआ। उसका चेहरा गंभीर था। वह लापरवाह था। वह तो अपने सामने आए इस युवक की चाल में लगभग फंस ही गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उस काले कमल में एक शक्तिशाली विष था, जो सामान्य प्रकार का नहीं था, बल्कि ऐसा विष था जो तेजी से उसके शरीर में उसकी शक्ति के साथ प्रवेश कर गया, जिससे वह अचंभित रह गया और उसे गहरा विष दे दिया। और यह विष, चाहे वह इसे शुद्ध करने का कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, उसकी शक्ति के चारों ओर एक अडिग जंजीर की तरह लिपटा रहा, यहाँ तक कि उसके मांस और रक्त की ओर भी फैल रहा था। समय और निश्चित तरीकों से वह इसे पूरी तरह से बाहर निकालने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन इस समय ऐसा करना असंभव था। युवक, ये कैसा विष है? अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा की निगाहें बर्फीली हो गईं जब वह वांग टेंग के क्लोन को घूर रहा था। अनुमान लगाओ। वांग टेंग के क्लोन ने उसे निडरता से देखा और शांति से कहा, मृत्यु की तलाश में। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की आंख फड़क गई और एक पल में उसका शरीर एक अवशिष्ट छाया में बदल गया, जो क्रूरतापूर्वक वांग टेंग की ओर बढ़ा, अपना अंत पाओ। बल एक विशाल पंजे में संघनित होकर वांग टेंग पर उतर आया। सभी की निगाहें उनकी ओर मुड़ गईं, चेहरे तनाव से तना हुआ। क्या हान जू अभी भी अपनी जगह पर टिक सकता था? मुझे लगता है कि केवल मेरा मुख्य शरीर ही ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा से लड़ सकता है। वांग टेंग के क्लोन ने अपना सिर उठाया और खुद से कहा। उसने कोई हरकत नहीं की, केवल पंजे को नीचे आते हुए देखता रहा। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने अब और प्रतिरोध न करने का निश्चय कर लिया है। क्या वह अपने भाग्य को स्वीकार कर रहा है? ड्यूक याहेंग और अन्य लोगों ने अपना सिर हिलाया। जुओगो और चीही जैसे योद्धाओं की युवा पीढ़ी में भावनाएं बहुत जटिल हो गई थीं। वे न तो चाहते थे कि हान जू दया की भीख मांगे और न ही वह और भी अधिक प्रतिभा का प्रदर्शन करे। यदि हान जू किसी सर्वोच्च व्यक्ति के समक्ष याचना करते, तो इसका अर्थ होता कि वे पूर्ण समर्पण कर रहे हैं, जिसका अर्थ यह है कि योद्धाओं की उनकी युवा पीढ़ी में ऐसे व्यक्तियों के समक्ष किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं है, जिससे वे निराश हो जाते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन हान जू की प्रतिभा ने उन्हें पहले ही शक्तिहीन महसूस करा दिया था। अगर वह सचमुच किसी ब्रह्मांड मंच के व्यक्ति से मुकाबला कर सकता है, तो ये बहुत असाधारण होगा। अपने साथियों के बीच ऐसे विलक्षण व्यक्ति का उभरना निराशा की ओर ले जाएगा। अग्नि तत्व ब्रह्मांड स्तर मार्शल योद्धा ने उपहास किया। क्या उसने हार मान ली थी? वास्तविकता को पहचानने से पहले वह बस एक पल के लिए संघर्ष कर रहा था। सच में, वह थोड़ी मजबूत चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। धमाका। विशाल पंजा पूरी तरह से नीचे उतरा और वांग टेंग के क्लोन को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया तथा निर्दयतापूर्वक निचोड़ने लगा। निराशा महसूस करो। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने वांग टेंग के क्लोन को तुरंत नहीं मारा। इसके बजाय उसने उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा। भाई हान, ये जांग शिननुओं ने अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों में निराशा स्पष्ट थी। आश्चर्य से निराशा तक का ये परिवर्तन एक क्षण का था और उसका हृदय गहरे अवसाद में डूब गया। और इस बार उसे डर था कि शायद वह वापस ऊपर नहीं चढ़ सकेगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसे छोड़ दो। हिंग जांग चुवान का चेहरा खराब हो गया जब उसने ये दृश्य देखा। उसकी आवाज़ गूंज उठी। यदि जिस व्यक्ति को वे बचाना चाहते थे उसे ऐसे ही पकड़ लिया गया, तो वे अपना चेहरा कहाँ रखेंगे? हेईशान शाही कबीले ने उनकी पूरी तरह उपेक्षा की तथा उनके गौरव को कुचल दिया। आप बेहतर तरीके से अपना ख्याल रखें। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने उपहास किया। यदि वह पार्षद वांग टेंग नहीं आता है, तो आपको स्टेलर अकादमियों का सामना करना पड़ेगा। हा हा हा। बूम बूम बूम। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के 5 ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं ने लगातार हमले शुरू कर दिए, जिससे पांचों परिवार के मुखियाओं को संघर्ष करना पड़ा। हिंग जांग चुवान और अन्य लोगों के चेहरे पर बदसूरत भाव थे। वे हान जू को बचाने के लिए कोई समय नहीं निकाल सके।
उन 5 ब्रह्मांड मंच आकृतियों के आक्रमण के कारण उनके हाथों में मौजूद टोकनों में भी अस्थिरता के लक्षण दिखाई देने लगे। पांचों टोकन मूलतः कुछ विशेष रूनिक रूप से जुड़े हुए थे जिन्हें सक्रिय करने और बनाए रखने के लिए उनके बल की आवश्यकता होती थी। अब 5 सर्वोच्च आकृतियों के हमलों से बचने की आवश्यकता के कारण उनकी सेनाएं स्वाभाविक रूप से स्थिर नहीं रह सकी, जिसके परिणामस्वरूप पांचों टोकनों के बीच संबंध अत्यंत कमजोर हो गया। 5 दफन सितारों के केंद्र में आयामी दरार में उतार चढ़ाव शुरू हो गया। लहरें फैल गईं। इस तरह के अव्यवस्थित स्थानिक उतार चढ़ाव के कारण 5 दफन पैतृक भूमि का प्रवेश द्वार अब और कायम नहीं रह सका और धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। आयामी दरार बंद हो रही है। ड्यूक याहेंग और अन्य लोगों ने 5 दफन पैतृक भूमि के प्रवेश द्वार की ओर देखा। उनके भाव गंभीर हो गए। पार्षद बाहर नहीं आया था। भले ही उन्हें उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत न हो, लेकिन पार्षद की मौजूदगी का वजन काफी था। अब जब उन पर इतनी सारी निगाहें थीं तो उसके फंसने की खबर को रोका नहीं जा सका। अगर यह बात स्टेलर अकादमियों तक पहुंची तो निश्चित रूप से बहुत हंगामा मच जाएगा। इन प्रमुख शक्तियों के लिए कई मामले केवल साक्ष्यों के आधार पर ही महत्वपूर्ण माने जाते थे, अन्यथा वे केवल विवादों के रूप में ही रह जाते। लेकिन सबूत के अभाव में उनके पास कोई बचाव नहीं होगा और उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। इससे पहले उन पार्षदों की मौत रहस्य में डूबी हुई थी, जिससे अकादमी मध्यस्थता संघ शक्तिहीन हो गया था। लेकिन अब चीजें अलग थीं। इतने सारे गवाहों के साथ 5 प्रमुख परिवार जिम्मेदारी से बच नहीं सकते थे।